सोचो क्या हो अगर आपके किए हुए कर्म घूम फिर कर ही आपके पास वापस आ जाएं। सोच कर ही कितना डर लगता है ना कि आपने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए होंगे और कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिसका वक्त आ गया है और अब आपको उन्हें भुगतना पड़ेगा। वेल तो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके दिल को छू जाने वाली, सोचने पर मजबूर कर देने वाली और मिस्ट्री से भरी स्टोरी की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि एक ऐसी कहानी है जो कि ना सिर्फ इंसानों के कर्मों की सच्चाई दिखाती है बल्कि ये भी बताती है कि जब भी किसी का बुरा किया जाता है ना तो वो बुराई कैसे और कब लौट कर आती है। वेल तो इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ये कहानी कर्मा की है जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी और इसमें छुपे हम बहुत सारे मैसेजेस को डिटेल में जानने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको भी काफी ज्यादा पसंद आएंगे। स्टोरी में दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे अलग अलग किरदारों का एक दूसरे के साथ में कोई रिश्ता तो नहीं होता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनकी किस्मत आपस में जुड़ जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो कि कुर्सी से बंधा हुआ होता है। उसके चारों तरफ पेट्रोल डाला गया था और फिर उसे वहाँ पे आग लगा दी जाती है। थोड़ी देर बाद ही फायर फाइटर्स वहाँ पर आते हैं, उस आग को बुझाते हैं, लेकिन भाई इस हादसे में वो आदमी बच जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, इलाज भी शुरू कर दिया जाता है जिसे डॉक्टर ली कर रही होती है, जहाँ पर जल्दी पता लगता है कि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से जल गया है, यहाँ तक कि उसके फिंगरप्रिंट्स भी मिट चुके हैं। जिसके हाथ में एक वॉच थी जो कि दोस्तों कहानी में आगे काम आने वाली है, इसलिए इसे याद जरूर रखिएगा। जैसे ही उसे होश आता है वो खुद को पार्क बताता है। उसका नाम सुनकर डॉक्टर ली तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे अजीब तरीके से घूरने लगती है। फिर तो सीन शिफ्ट होता है और 15 दिन पहले की कहानी पर जाता है, जहाँ पर हमें सेम इसी आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम पार्क है और वो कर्ज में डूबा हुआ है। उसने एक लोन शार्क से 200 मिलियन का उधार लिया हुआ होता है जो कि उसने अभी तक चुकाया नहीं था और इसलिए लोन शार्क पहले उसे मारता है, फिर सीधा उसे उठाकर एक जगह पर ले जाता है। होश में आने के बाद वो देखता है कि उसके बगल में एक आदमी पड़ा हुआ था और कोई डॉक्टर उसकी पूरी बॉडी पार्ट्स को निकालकर अलग कर रहा था। सब कुछ देखकर पार्क बहुत ज्यादा डर भी जाता है। वेल तो वो जानता था कि अगला नंबर उसी का होने वाला है। लोन शार्क भी उसे सिर्फ 30 दिन का वक्त देता है, साथ ही बोलता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो नेक्स्ट टाइम उसकी भी बॉडी के पार्ट्स ऐसे ही निकालकर बेच दिए जाएंगे, जिससे कि पार्क अब और भी ज्यादा डर जाता है। जैसे ही वो सो के उठता है तो उसे मालूम चलता है कि ये कोई सपना नहीं था बल्कि सच था। फिलहाल उसके पास अभी 29 दिन बाकी थे। वेल तो नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस में जाता है। वहाँ पर उसका एक दोस्त था जिसने उसे पहले पैसे देकर रखे हुए थे और वो अब उसे पैसे मांग रहा था और इसी कंपनी में एक और आदमी की नौकरी छूट जाती है और ये आदमी चीन से है जो कि थोड़ा गुंडा टाइप लग रहा था। लेकिन पाक और ये आदमी दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, जिनका आगे जाके कुछ ना कुछ तो कनेक्शन खैर होने वाला है जो कि हमें वीडियो में आगे ही पता लगेगा। जहाँ पर तभी पाक को कॉल आता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में हैं। वो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन भाई उसे यहाँ पर अपने फादर की कोई भी चिंता नहीं थी, जबकि असल में तो उसे सिर्फ पैसे ही चाहिए थे। साथ ही यहाँ पर उसको ये भी पता लगता है कि उसके फादर को किसी ने धक्का दे दिया था, जिसका वो पूरा फायदा उठाता है और उस आरोपी के पास जाकर 5 मिलियन मांगता है, लेकिन अपने फादर को वो सिर्फ 1 मिलियन ही देता है। उसके बाद दोबारा से वो उस आदमी को ब्लैकमेल करके दोबारा से 5 मिलियन मांग लेता है। नेक्स्ट सीन में जैसे अपने फादर के घर पहुंचता है तो वहां से उनका एक बहुत ही कीमती रोलेक्स का वॉच चुरा लेता है और यहीं से दोस्तों कंफर्म हो जाता है कि पाक एक बहुत ही ज्यादा लालची किस्म का इंसान है जिसने कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बुरे कर्म किए हुए हैं। साथ ही पाक को यहाँ पर ये भी मालूम चलता है कि उसके फादर ने 500 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस भी करवाया हुआ है और अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है तो सारा का सारा पैसा पाक को ही मिलेगा और इसलिए उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान सूझता है और वो अपने दोस्त की हेल्प से चीनी आदमी का पता लगाता है जिसे कि वो अपने फादर को मारने के लिए यानी कि उनका मर्डर करने का काम भी दे देता है। सारी की सारी डिटेल्स वो उस चीनी आदमी को बता देता है कि उसके फादर चर्च जाते हैं और लौटते वक्त एक सुनसान गली से निकलते हैं जहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। साथ ही बोलता है कि ये मर्डर एक एक्सीडेंट जैसे ही लगना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। बदले में वो उस आदमी को 30% हिस्सा देने का भी वादा करता है, लेकिन यहाँ पर वो सच्चाई छुपाते हुए कहता है कि इंश्योरेंस का अमाउंट 500 मिलियन नहीं बल्कि 200 मिलियन उसे झूठ बताता है।
लेकिन फिर चीनी आदमी को उस पर यकीन नहीं होता और इसलिए वो उसकी सारी बातचीत को एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है, यानी कि अब उसके पास सारे के सारे सबूत भी होते हैं। वेल तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर पार्क से मिलने के लिए जाता है, जबकि पार्क ने उसे कहा था कि जब तक काम नहीं हो जाता तो मुझसे मिलने मत आना। लेकिन यहाँ पर वो अपने बहुत सारे बंदों को लेकर पार्क से मिलने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि भाई उसे उसकी असली रकम का पता चल गया था जो कि 500 मिलियन थी। साथ ही यहाँ पर वो उसे धमकाते हुए बोलता है कि मुझे पूरा का पूरा 30% चाहिए, यानी कि 150 मिलियन और तुम्हारा काम आज रात तक हो जाएगा। वेल तो पार्क को थोड़ा गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन मजबूरी में उसे उसकी बात माननी पड़ जाती है, वरना वो उसके आदमियों से पिट जो जाता। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे प्लान बना रहा होता है। मतलब कि जब उसका फादर मारा जाएगा उसके बाद तो सीधा पुलिस का निशाना वही होगा, क्योंकि सारा का सारा इंश्योरेंस मनी सिर्फ उसी को जो मिलने वाला था। वेल तो पुलिस को सीधा उस पर शक होगा और फिर यही सब सोचकर वो एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाता है। वो सब कुछ यहाँ पर प्लान करता है ताकि उसके पास विटनेस रहे, और इसलिए सबसे पहले बाहर जाता है, वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलता है। नेक्स्ट वो एक स्पा में जाता है जहाँ पर काफी सारी लड़कियों के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है। साथ ही उन्हें बहुत बड़ा टिप भी देता है ताकि उन लोगों को याद रहे। और ऐसे ही वो एक बर्गर की दुकान पर पूरी रात गुजारता है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम उस चीनी आदमी को देखते हैं जो कि पार्क के फादर को फाइनली कुचल के मार डालता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग पार्क जब यहाँ पर फोन कॉल का इंतजार कर रहा होता है, फाइनली फिर उसके पास पुलिस की कॉल आती है जो कि उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर का यहाँ पर काफी बुरा वाला एक्सीडेंट हो गया है। सबको सुन के पार्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ऐसा दिखा रहा होता है जैसे कि वो कितना ज्यादा दुखी है। काफी ज्यादा एक्टिंग करते हुए पुलिस वालों के सामने जाकर जोरों से रोने लग जाता है अपने फादर को देखकर। जैसे ही फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, उसके पास तो सारे के सारे विटनेस थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच तो सामने आ ही जाता है। और यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा होता है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट तो नहीं है, क्योंकि भाई उनके पास एक आई विटनेस था जिसने देखा था कि एक आदमी ने गाड़ी से 4 बार उसके फादर को कुचल कुचल कर मारा है। और दूसरी वजह ये थी कि उसके फादर की लाश किसी माउंटेन के टॉप पर मिली थी। और ये बात सुनकर तो बेचारा पार्क सच में ही रोने लग जाता है, ये सोचकर कि उसकी किस्मत कितनी ज्यादा खराब थी। और क्योंकि अब ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर लग रहा था, और इसलिए उसे इंश्योरेंस का पैसा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। साथ ही यहाँ पर यह भी पता लगता है कि एक हैकर ने पार्क के फादर की बॉडी खोज ली थी और यहाँ पर उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। वेल तो अब 2 नए कैरेक्टर सामने आते हैं, हान जो कि एक अमीर डॉक्टर है और यंग जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। ये दोनों ही एक बड़े से रेस्टोरेंट में गए हुए होते हैं, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। दोनों की बातों और हरकतों से साफ पता चल रहा था कि हान यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को यानी उस लड़की को इम्प्रेस करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था। वेल तो उसके बाद दोनों होटल में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं और यहाँ दोनों फिजिकल इंटीमेट भी हो जाते हैं। बाद में फिर इनके पास एक मैसेज आता है, वो बोलती है कि उसके एक फ्रेंड के फादर गुजर गए हैं और वो घर जाना चाहती है। रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए हान उसे खुद घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त यंग थोड़ी रोमांटिक हो जाती है कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर गाड़ी किसी और से नहीं दोस्तों बल्कि उसी बॉडी से टकरा जाती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि पार्क के फादर की होती है। हान तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसे लगने लग जाता है कि शायद उसने किसी को मार दिया है और अब उसे जेल भी हो सकती है, और साथ ही उसका डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। और इसलिए वो जल्दी से बॉडी को छुपा देता है कि तभी वहाँ से गाड़ी गुजर रही होती है जिसमें बैठे हुए कपल ने ऑलरेडी उनकी फोटो ले ली होती है। लेकिन ये बात इन लोगों को पता नहीं थी कि आखिर ये कौन है। वेल तो ये हमें आगे ही स्टोरी में पता लगेगा। वेल तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हान उस बॉडी को अपनी कार की डिक्की में रख लेता है और वहाँ पर एक होमलेस आदमी भी होता है जो ये सब कुछ देख रहा था। तो हान फिर उसे भी बेहोश करके गाड़ी में डाल देता है। जैसे ही होमलेस आदमी को होश आता है वो काफी पैनिक कर रहा होता है, लेकिन हान यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि वो उसको मारेगा नहीं बल्कि उसे 10 मिलियन पैसे दे देगा और दोनों जाकर उस बॉडी को दफनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है। ये दोनों काफी पैनिक हो गए थे और इन्होंने जल्दी में उस बॉडी को अच्छे से दफनाया नहीं था, जिसके चक्कर में नेक्स्ट डे कुत्ता वहाँ पर सूंघते पहुँच गया था और उसने उस बॉडी को थोड़ा सा खोद दिया था। वहाँ की मिट्टी हट गई थी जिससे कि हैकर को पता चल गया था कि आखिरकार बॉडी कहाँ पे दफनाई गई है, और फिर इसी तरह से ये कहानी यहाँ से कनेक्ट हुई थी। मौका पाते ही हान बॉडी को गाड़ देता है माउंटेन पे ले जाकर और होमलेस आदमी को 10 मिलियन भी दे देता है। लेकिन होमलेस आदमी बहुत ज्यादा लालची होता है, उसे और ज्यादा पैसे मांगता है और आखिर में हान फिर उसे 20 मिलियन देने का वादा भी करता है।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से बताइए कि आखिरकार 20 मिलियन वॉन हमारी इंडियन करेंसी में कितना होता है। लेट्स सी किसको किसको इसका आंसर पता है। सो बैक टू द स्टोरी। बाद में जब वो होमलेस आदमी उनकी गाड़ी से उतरता है ना तो वो 30 मिलियन मांगने लग जाता है और बेचारा हान मजबूरी में उसे 30 मिलियन दे भी देता है और वो अपनी गाड़ी गैराज में ठीक करवाने के लिए भी दे देता है क्योंकि भाई एक्सीडेंट से वो खराब जो हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ वो कपल जो रात में उनकी फोटो ले रहे थे ना वो तो असल में प्राइवेट डिटेक्टिव थे। नेक्स्ट सीन में होमलेस आदमी फिर से क्लिनिक में आ जाता है और इस बार वो 50 मिलियन की मांग करता है। यानी कि भाई इसका लालच तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो अब आप खुद ही सोच सकते होगे कि इसका कर्मा कितना ज्यादा बुरा बना होगा। सीन शिफ्ट होता है और फिर से हमें पार्क को दिखाया जाता है और यहीं से कहानी फिर से स्टार्ट हो जाती है जहां पर पुलिस ऑफिसर अब पार्क से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं कि पार्क ने अपने सारे के सारे एविडेंस अच्छे से प्लान कर लिए थे। जैसे जैसे पुलिस सवाल पूछे जा रही थी तो सब ने पार्क को देखा है, सब यही बोलते हैं मतलब कि बेसिकली उस दिन पार्क जानबूझकर पब्लिक प्लेस में रहा था। सच कहूँ ना तो ये पार्क की हरकतें देखकर तो मुझे हमारे बॉलीवुड की एक स्टोरी याद आ गई जिसमें भाई 2 अक्टूबर के दिन विजय और उसका पूरा परिवार एक सत्संग में जा रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले वो लोग पाव भाजी खाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं और एटीएम से भी विजय कुछ थोड़े बहुत पैसा निकालता है। पता नहीं क्या क्या स्टोरी थी। जो भी है आखिरकार ये स्टोरी किस मूवी की है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो बैक टू द स्टोरी। स्टिल अभी उस पुलिस इंस्पेक्टर को पार्क के ऊपर डाउट होता है और जिसके बाद ये पार्क फिर फटाक से इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए निकल पड़ता है और बहुत सारे घंटों इंतजार करने के बाद भी फाइनली यहाँ पर उसकी मुलाकात इंश्योरेंस इंस्पेक्टर से होती है, जो कि दोस्तों कोई और नहीं बल्कि वही एक्सीडेंट वाला आदमी है जिसे कि उसने पैसे लिए थे। यानी कि अब तो उसकी पूरी तरह से वाट लग चुकी थी और यहाँ पर अब वो इंस्पेक्टर उसके काफी मजे ले रहा होता है, उसे तंग करता है और उसका क्लेम पास नहीं करता। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में पार्क अपने फादर के अंतिम रस्मों को पूरा कर जहाँ पर दूर खड़े हुए उस इंस्पेक्टर ने भी इन दोनों को ऐसे हरकतें करते हुए देख लिया होता है और यहाँ पर वो चीनी आदमी रिकॉर्डर को जबरदस्ती छीन लेता है, उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है और पैसे की डिमांड करता है। जैसे ही फिर वो चीनी आदमी वहाँ से निकलता है ना तो पुलिस इंस्पेक्टर उसका पीछा करने लग जाता है और ये बात उस चीनी आदमी को भी पता लग जाती है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। मौका पाते ही वो उस पुलिस इंस्पेक्टर को मार डालता है। लेकिन भाई ये सारा का सारा वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, जिसके बाद ही वो फटाक से पार्क को कॉल करके बोलते कि मैंने इस पुलिस ऑफिसर को मार दिया है और जिसके चक्कर में मुझे जल्द से जल्द कल ही चीन वापस जाना पड़ेगा और इसलिए हमारे बीच में जो डील हुई थी यानी कि मुझे मेरा 150 मिलियन पैसा चाहिए जैसे कि तुमने वादा किया था, नहीं तो मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग सीधा पुलिस को भेज दूंगा और मेरे साथ साथ तुम भी जेल जाओगे। ये सारी की सारी बातें सुनकर पार्क तो पूरी तरह से पागल हो जाता है। साथ ही वो ये भी ठान लेता है कि कैसे भी करके वो उस चीनी आदमी को नहीं छोड़ेगा, उसे मार डालेगा। सीन शिफ्ट होता है। वही होमलेस आदमी यहाँ हान को काफी ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा होता है, उसके सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। हान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जो कि उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। फटाक से वो अपनी कार की डैश कैम रिकॉर्डिंग को चेक करता है और उस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होता है कि जिस आदमी की लाश उसकी कार के ऊपर आई थी वो सी ब्रिज से फेंकी गई थी और जूम करने पर ये दिखाई देता है कि वो लाश गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि वो होमलेस आदमी ही था। वेल तो ये सब कुछ देखकर हान को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में पागल हो जाता है। फटाक से अपनी गर्लफ्रेंड यानी यंग को सब कुछ बता देता है और बोलता है कि अब हमारे पास सारे के सारे प्रूफ हैं तो इसलिए हमें फटाफट से सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए। यंग भी उसके लिए एग्री हो जाती है, लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ से निकलते हैं तो वही होमलेस आदमी अचानक से उनकी कार में घुस जाता है और हान को यहाँ पे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि यंग और होमलेस आदमी आपस में मिले हुए हैं और होमलेस आदमी फिर उसे बेहोश वहीं पे कर देता है। जहाँ पर गाइस फाइनली ये रिवील होता है कि ये सब कुछ यंग का ही प्लान था और होमलेस आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था बल्कि उसका पुराना पास्ट उससे जुड़ा हुआ है। वेल तो स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स के राज खुलते जा रहे हैं जो कि आई एम 100% श्योर आपको भी काफी पसंद आ रही होगी और इसलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वेल तो यहाँ पर ये भी पता लगता है कि यंग ने ही उसे कांटेक्ट किया था और ये दोनों मिलके हान को ट्रैप करते हैं, जिसके बाद ये दोनों हान को एक पुरानी सी फैक्ट्री टाइप एक जगह पर लेकर जाते हैं और वही जगह जहाँ पर पहले भी बहुत सारी साजिशें और कांड हो चुके हैं, जहाँ पर फिर देखते ही देखते वही
डिटेक्टिव जो कि हान की फोटो खींच रहा था, वो लोग उस गाड़ी का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच चुके थे और जब होमलेस आदमी और यंग गड्ढा खोद रहे होते हैं तो हान को होश आ जाता है और गुस्से में वो यंग के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देता है और देखते ही देखते उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। होमलेस आदमी को भी काफी गुस्सा आता है और वो भी यहाँ पर हान को मार डालता है, लेकिन डिटेक्टिव ने उनकी सारी फोटोज क्लिक कर ली होती हैं और अब उसके पास सॉलिड प्रूफ होता है। सीन शिफ्ट होता है, एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर ली का पास्ट ओपन होता है और यहाँ पर हम डॉक्टर ली के छोटे वाले वर्जन यानी कि उसके स्कूल के दिनों के बारे में जानते हैं, जहाँ पर उसकी क्लासमेट कोई और नहीं बल्कि यंग ही थी और वो उससे काफी ज्यादा जेलस होती थी क्योंकि डॉक्टर ली बचपन से ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और होशियार थी और यहाँ तक कि उसकी फोटो तो एक कवर पेज पर भी निकल गई थी। और भाई यहाँ पर इसी चीज का बदला लेने के लिए यंग ने उसे एक ब्लाइंड डेट पर बुलाया था, जहाँ पर पहुंचते ही डॉक्टर ली के साथ मास्क पहने लड़कों ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट भी किया था, जिसका नाइटमेयर डॉक्टर ली को बार बार आता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। साथ ही उसे सब कुछ याद आ रहा होता है धीरे धीरे। वेल तो फिर कहानी वापस से प्रिजन में शिफ्ट होती है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट होता है, वही होमलेस आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ होता है, जो कि सबको अपना नाम पाक बता रहा था। वेल तो उसके पास वही घड़ी होती है जो कि पाक के पास थी और डॉक्टर ली उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। दोस्तों ये वही सीन है जो कि हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वेल तो ये सब कुछ देखकर डॉक्टर ली को शक होता है और वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करती है जो कि उन तीनों लड़कों के बारे में जानना चाहती थी आखिर वो लड़के थे कौन जिन्होंने उसके साथ में सब कुछ गलत किया था। और यहाँ पर हमें एक डॉक्टर को भी दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर ली को बहुत ही ज्यादा लाइक करता था। सच जानने की वो कोशिश करता है लेकिन डॉक्टर ली फिलहाल उसे कुछ भी नहीं बताती। फ्लैशबैक से फिर ये भी पता लगता है कि पार्क और उसके दो दोस्तों ने ही मिलकर ये सारा का सारा काम किया था, यानी डॉक्टर ली के साथ वो सब कुछ पार्क और उसके दो दोस्तों ने ही किया था। सीन शिफ्ट होता है, पुलिस हॉस्पिटल में आती है और उस जले हुए आदमी से सवाल करने लग जाती है। जैसे ही फिर सब कुछ पूछा जाता है तो वो बताता है कि वो आदमी लड़ रहे थे वहाँ पर और उनमें से एक ने इसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और सीधा ही वहाँ पे आग लगा दी थी और उसका पैर चेयर से बांध दिया था, जिसके चक्कर में उसके फिंगरप्रिंट्स भी पूरी तरह जल गए और इसलिए उसे आइडेंटिफाई करके वेरीफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम पार्क बताता है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर ली उससे कन्फ्रंट करती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, लेकिन वो इंसान यहाँ पर झूठ बोल देता है और काफी ज्यादा रूड बिहेवियर उसके साथ में करके वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। डॉक्टर ली को भी अब कंफर्म हो गया था कि ये बंदा शायद पार्क ही है और उसने ठान लिया था कि वो उससे बदला जरूर लेकर रहेगी। वेल तो फिर वो वही होमलेस आदमी यानी कि जो खुद को पार्क बता रहा था, वो अब पार्क की घड़ी और उसका चश्मा लेकर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हान की वाइफ को दिखाया जाता है जिसने कि एक डिटेक्टिव को हायर किया हुआ था जो कि हान की फोटोज खींच रहा था। और गाइस यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि हान की वाइफ को उसके ऊपर शक था कि उसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है और यहाँ पर हमें ये भी समझ में आ जाता है कि वो डिटेक्टिव यहाँ उसे ट्रैक करने के लिए ही आया हुआ था और वो भी उसकी वाइफ के कहने पर। वेल तो फिर उस सेम डिटेक्टिव के पास वही फोटोज आते हैं जिसमें हान को मारते हुए दिखाया जा रहा था और ये सारी की सारी फोटो सोशल मीडिया पे पब्लिक कर दिए जाते हैं और वो भी उस किलर को पकड़ने के लिए। वेल तो वहीं दूसरी तरफ पार्क यानी कि वो जला हुआ आदमी एक चाइनीज आदमी को कॉल करता है और साथ ही उसे एक एड्रेस भी देता है जहाँ पर फिर वो चाइनीज आदमी उससे मिलने के लिए आता है। और हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है गाइस कि ये दोनों जेल में ही मिले थे और वहाँ ये दोनों ही दोस्त बन गए थे। होमलेस आदमी कोई और नहीं बल्कि पार्क के ही स्कूल का एक क्लासमेट था। साथ ही यहाँ पर उस फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि आखिरकार कैसे यंग और उस होमलेस आदमी ने मिलके बहुत सारे लोगों को लूटा। और फिर एक प्लान भी दिखाया जाता है कि यंग यहाँ पर हमेशा ऐसे ही रिच आदमी को सेड्यूस करती थी, उन्हें होटल लेकर जाती थी और फिर वो होमलेस आदमी वहाँ पर उसका भाई बनकर उस होटल में घुस जाता था। जैसे तैसे ब्लैकमेल करके वो लोग उस रिच आदमी को लूट लेते थे, उससे बहुत सारे पैसे मांग लेते थे और यही प्लान वो हान के साथ भी एग्जीक्यूट करने वाले थे। लेकिन वही सही टाइम पर उनका प्लान चेंज हो गया, यानी कि बीच में वो डेड बॉडी वाला सीन आ गया। वेल तो सीन फिर से शिफ्ट होता है और जेल से रिलीज होने के बाद अब वो होमलेस आदमी चाइनीज फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और उस वक्त पर चीनी आदमी उसे बता रहा होता है कि पार्क ने उसे बोला कि उसे अपने फादर का मर्डर करवाना है और साथ ही वो बताता है कि
यहाँ पर इंश्योरेंस का अमाउंट 200 मिलियन नहीं बल्कि 500 मिलियन है और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसे उस होमलेस आदमी ने ही दी थी दोस्तों। वेल तो फिर उसके बाद वो चाइनीज आदमी और होमलेस आदमी मिलकर यहाँ पर पार्क के फादर का मर्डर कर देते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग के एपिसोड में देखा था, सारा का सारा सीन यहाँ पर दोबारा से रिपीट होता है लेकिन दूसरी नजर से। चाइनीज आदमी को एक विटनेस ने देख लिया था और इसलिए वो लोग जल्दी से वहाँ से भाग निकलते हैं। वेल तो फिर इसके बाद होमलेस आदमी प्लान बनाता है और वो यंग को मैसेज करता है जो कि हान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और गाड़ी का स्टीयरिंग भी उसने हान को पकड़ा दिया होता है। और सो फिर अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग वहीं पर उस ब्रिज से ऊपर लाश वो नीचे फेंक देता है। सब कुछ परफेक्टली प्लान होता है यहाँ पे। सो गाइस थोड़ा बहुत शायद आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा लेकिन मैं आपको इसे पूरी तरह से क्लियर करके बताती हूँ और अब स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। लेकिन भाई एक बात यहाँ पर अभी तक क्लियर नहीं हुई कि ये जो कुछ भी होमलेस आदमी कर रहा है वो अपने आप को पार्क क्यों कह रहा है आखिरकार, और ये राज बस थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि पार्क ने चाइनीज आदमी को बुलाया था और चाइनीज आदमी के आने से पहले ही पार्क उसे मारने का प्लान ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ था, जहां पर वो जगह को पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहा होता है कि वो उस चाइनीज आदमी को मार देगा क्योंकि उसने उसका प्लान जो चौपट कर दिया था। जैसे ही फाइनली चाइनीज आदमी वहां पर पहुंचता है ना, तो पार्क उसे सेम वही पुरानी जगह पर लेकर आया था, यानी कि इनका पुराना वाला अड्डा जहां पर इन्होंने सारे कांड मिलकर किए थे। डॉक्टर ली के साथ जो कुछ भी पूरा हुआ था वो भी इसी सेम जगह पर हुआ था जहां पर होमलेस आदमी ने हान को दबा दिया था। क्योंकि भाई ये बिल्डिंग सुनसान है और बंद सी जगह है जिसके कारण वहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं था, और पार्क यहाँ पर चाइनीज आदमी को लेकर आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसका प्लान उल्टा फेल हो जाता है क्योंकि चाइनीज आदमी यहाँ पर उल्टा ही पार्क के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद उसने उसे कुर्सी से बांध दिया था। और यहाँ पर भाई इसी बीच होमलेस आदमी भी दोनों का पीछा करके यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे कि पुलिस भी ढूंढ रही होती है क्योंकि उसका फोटो हर तरफ सर्कुलेट जो हो चुका था और जिसके चक्कर में वो होमलेस आदमी कोरिया को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकता था। यहाँ रहना उसकी मजबूरी था और इसलिए वो नया प्लान बनाता है और सोचता है कि वो पार्क की आइडेंटिटी चुरा लेगा ताकि वो यहीं पर छुप कर रह सके। वेल तो यहाँ पर इस वक्त चाइनीज आदमी भी उसे एक सजेशन देते हुए बोलता है कि तुम मेरे साथ यहाँ से चाइना चल सकते हो। दोनों ने काफी ज्यादा अच्छा खासा प्लान बनाया था कि वो लोग पार्क से पैसे लेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वही पुलिस हर तरफ फैले हुई होती है और इसलिए होमलेस आदमी भाग नहीं सकता था और इसलिए वो चाइनीज आदमी को ही वहीं पर मार देता है, यानी कि उसका एक और प्लान बन गया था। साफ तौर पर दोस्तों ये होमलेस आदमी यहाँ पर बुरे से बुरे कर्म किए जा रहा था बिना ये सोचे कि इन सब का फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। वेल तो पार्क के ऊपर उसने पेट्रोल डाल दिया होता है, उसे भी चला दिया होता है और फिर पूरी बिल्डिंग में देखते ही देखते आग लग जाती है। फटाफट से वो पार्क का आईडी कार्ड लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि वो खुद भी उसमें फंस जाता है और बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाता, जिसके बाद सीन सीधा वहीं से स्टार्ट होता है जो कि हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा था। क्योंकि भाई उस होमलेस आदमी के पास पार्क की आईडी होती है और इसलिए वो सबको यही बोलता है कि मैं पार्क हूँ, जहाँ पर गाइस फाइनली हमें उस होमलेस आदमी का रियल नेम बताया जाता है जो कि किम है। लेकिन अभी भी उस होमलेस आदमी का रियल नेम रिवील नहीं होता है, जो कि शायद हमें लास्ट में ही वीडियो के पता चलेगा। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, यानी कि वो जला हुआ आदमी सीधा पार्क के घर में ही रह रहा होता है जाकर, जिसने की उसकी आइडेंटिटी भी ले ली होती है। डॉक्टर ली फिर उसे मारने का प्लान बना लेती है, वो उसके मेडिसिन सीक्रेटली एक्सचेंज भी कर देती है और हेल्प के लिए वही डिटेक्टिव को भी इन्वॉल्व कर लेती है। वेल तो कुछ देर बाद ही इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आता है। जले हुए आदमी को काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज मिलती है कि पार्क की डेथ से सिर्फ कुछ दिन पहले ही उसके फादर ने अपनी वसीयत में कुछ चेंजेस किए थे और साथ ही साथ उन्होंने अपनी बेनिफिशियरी नेम भी चेंज करवा दिया था, जिसका साफ मतलब यही है कि अब सारा का सारा पैसा चर्च को मिलेगा, पार्क को नहीं। जहाँ पर ये सारी बात जानकर वो तो पागल हो जाता है, फटाक से चर्च पहुंच जाता है, जोरों से वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिरकार मेरे बाप का पैसा तुम लोग कैसे खा सकते हो। जहाँ पर डॉक्टर ली भी सब कुछ देख रही होती है, उसने भी सब कुछ सुन लिया होता है और यहाँ उसका शक पक्का हो जाता है कि यही पार्क है। वेल तो डॉक्टर ली फिर उसे यहाँ पर कन्फ्रंट करते बोलती है कि क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानते हो, जहाँ पर फिर फाइनली वो सच बोल देता है कि मैं पार्क नहीं हूँ, मेरा नाम तो किम है और जो पार्क था वो तो जलकर उस आग में ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन भाई डॉक्टर ली को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही किम ने यहाँ पर चर्च पे चीख के कहा था कि
मेरे बाप का पैसा तुम चर्च वाले लोग नहीं खा सकते हो, और इसलिए ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है, ऐसा डॉक्टर ली को लग रहा था, लेकिन वो तो सच में किम था। फिल तो यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए वो फिर सीधा एक्शन में आ जाती है। डॉक्टर ली ने जो मेडिसिन बदली थी ना, उसका इफेक्ट अब किम के ऊपर होने लग जाता है। वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही डॉक्टर ली उसे मारने वाली होती, उसी टाइम पर डॉक्टर ली का बॉयफ्रेंड वहाँ पे पहुंच जाता है, यानी कि दोस्तों वही डॉक्टर जो कि डॉक्टर ली को बहुत ज्यादा लाइक करता था, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। वेल तो फिर उसे समझाता है कि मैंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें मुझे सच का पता लग गया है कि तुम्हारे साथ में आखिर क्या क्या हुआ था। सच कहूँ तो ये आदमी सच में मरना डिजर्व करता है, लेकिन प्लीज तुम इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। और ये सब कुछ सुनकर डॉक्टर ली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है, और वो यहाँ पर किम को बहुत सारे थप्पड़ मारती, लेकिन उसे जान से नहीं मारती और अपना सारा गुस्सा उतारने की कोशिश करती है। जिसके बाद ही वो दूसरा डॉक्टर ली को वहाँ से ले जाता है। वेल तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर किम को होश भी आ जाता है और वो पार्क के घर जाता है। सब जगह वहाँ पे अच्छे से तलाशी लेने लग जाता है, जिससे कि फाइनली उसे पार्क की आईडी मिल जाती है। साथ ही उसे स्कूल का वो कवर फोटो भी मिल जाता है, जिसके ऊपर डॉक्टर ली की फोटो लगी हुई होती है, और उस फोटो को देखकर उसे फ्लैशबैक से सब कुछ याद आने लग जाता है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें ये मालूम चलता है कि ये सारा का सारा प्लान किसी और का नहीं, यानी योंग का नहीं था, बल्कि ये सारा का सारा प्लान तो उस किम का ही था, जिसने योंग को कहा था कि डॉक्टर ली को ब्लाइंड डेट पर बहाने से लेकर आए। और ये भी रिवील होता है कि डॉक्टर ली के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ था वो सारा का सारा प्लान किम का ही था। सारी की सारी बातें याद करने के बाद किम शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लग जाता है। वेल तो सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि पुलिस अब सीधा पार्क के घर के नजदीक पहुंच गई होती है। किम भी यहाँ पर फटाक से पार्क की सारी आइडिया डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ से निकल के जा रहा होता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों आपको याद ही होगा कि कहानी की स्टार्टिंग में लोन शार्क ने पार्क को यहाँ पर 30 दिन की डेडलाइन भी दी हुई थी, और जो कि अब पूरी हो चुकी थी, इसलिए लोन शार्क के आदमी उसे पकड़कर उठाकर यहाँ से ले जाते हैं, यानी कि किम को, जिसने कि सबको अपना नाम पार्क बताया हुआ था और वो पार्क की आईडी पर जी रहा था। जैसे तैसे वो बस स्टैंड से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब गाइस की पता लगता है कि वो इलीगल ऑर्गन सर्जन, जो कि उसके ऑर्गन निकालने वाला है, जिसे बाद में वो लोन शार्क बेच देगा, वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ली का बॉयफ्रेंड ही होता है। साथ ही वो कह रहा होता है कि वैसे तो मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ये काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए करता था, लेकिन आज सच में तुम्हारे साथ ये करने में मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून और पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जिसका साफ मतलब था दोस्तों कि अब वो डॉक्टर ली का बदला किम से लेकर रहेगा, और यहाँ पर वो उसे बिना बेहोश किए ही उसके ऊपर स्कैल्पल चलाता है, और किम यहाँ जोरों से चिल्लाता रह जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इसी सीरीज का ब्रूटल एंडिंग हो जाता है। वैसे तो ये स्टोरी ना एक मास्टरपीस इंटरकनेक्टेड रिवेंज है, बिट्रियल और सर्वाइवल रिवेंज के साथ में, और हर कैरेक्टर का पास्ट किसी न किसी से आपस में जुड़ा हुआ है, और हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लेयर को रिवील करता है, जिसके लास्ट में वही होता है दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो जैसा कर्मा करता है उसे वैसा फल तो जरूर मिलेगा। और यहाँ पर किम के साथ भी वही होता है और उसे बहुत ही ब्रूटली मार दिया जाता है, जिससे कि इस स्टोरी का एक डार्क जस्टिक पर एंड भी होता है। सो दोस्तों अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अच्छा लगा हो, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या सच में इस सीरीज की ये स्टोरी अपने नाम यानी कि कर्मा को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है या नहीं।